हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि देवा एजुकेशंस की तरफ से एसएससी के 15 साल के 10,000 प्रश्नों की मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम है मेरे मित्रों रामबाण सीरीज, जो आपके परीक्षा में जीएस के लिए रामबाण साबित होगी। तो मेरे मित्र, इसके पहले मैं हिस्ट्री की और आपके पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था की वीडियो डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उससे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा होगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देखें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे भूगोल से बनने वाले 1200 प्रश्नों की वन लाइनर फैक्ट के रूप में। मेरे मित्रों, हर वीडियो में लगभग 1200 से 1300 प्रश्न हैं और इस प्रकार हम लगभग 8 वीडियो लाएंगे आपके सामने और 8 वीडियो में पूरे जीएस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने 12×98 लगभग 10,000 प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर नए हो तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको समय के साथ मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे वीडियो चैप्टर नंबर 3 की, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ये आपका है भूगोल। और भूगोल में भी सबसे पहले बात करते हैं हम अगर भूगोल में मेरे मित्रों हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मेरे मित्रों जो भूगोल है, सबसे पहले आपका यहाँ पे टॉपिक है विश्व का भूगोल। कौन है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में, ठीक है, और फिर भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज, सबसे अच्छी बात है कि चीज़ें चैप्टर वाइज दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को एक जगह उसने रखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से आपका बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, लिखा है कि वह तारा जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो आप बताएंगे वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो वो है डेसीबल। सूर्य का लगभग 70% भाग बना है, तो वो हाइड्रोजन से बना है। आगे लिखा है ब्लड मून शब्द का उपयोग किया जाता है चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है, तो वो है आपका हाइड्रा। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे हंटर नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है बौना, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से में सबसे बड़ी वस्तु है, तो वो मेरे मित्रों आपकी है साइरस। कौन है? साइरस है। आगे लिखा है एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण संदर्भित करता है, तो वो करता है धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। अगला क्वेश्चन है हेली धूमकेतु, जो हेली कॉमेट है मेरे मित्र, की आवधिकता होती है, तो बताएंगे इसकी जो अवधि होती है, आवधिकता होनी चाहिए, वो 75 से लेके 76 वर्ष तक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। और अगला टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वो है आपका सौर मंडल। मतलब अब सौर मंडल सोलर सिस्टम से बनने वाले सारे प्रश्नों को हम देखेंगे एक ही बार में। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटता समय लगता है, तो आप बताएंगे 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर, वो भी लगभग में, ठीक है, 6370 किलोमीटर याद रखेंगे आप। ठीक, आगे सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटता है, तो बताएंगे सूर्य से पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो है 14,98,00,000 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह ग्रह जिसको गैस दानव या गैस जायंट भी कहा जाता है, तो वह है मेरे मित्र आपका बृहस्पति। देखिए आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, चाहे आप जिस भी चैनल से पढ़ते हो, जहाँ से भी आपने सीखा हो, लेकिन एक बार कंटेंट मेरा देखिए मेरे मित्र। क्या आप ये क्वेश्चन जानते थे गैस दानव किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल अच्छा, बगल में सबसे अच्छी बात है कि बगल में दिया गया है SSC JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सारे क्वेश्चन देखिए SSC JEE, फिर नीचे देखिए SSC JEE, इधर मैकेनिकल लिखा है, तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीछे गए हैं। ऊपर देखिए SSC CPU का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार होंगे। आप जब आप ऐसी वीडियो पे आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझदार तो जरूर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक खगोलीय इकाई के बीच की दूरी को निरूपित करता है, तो वह करता है आपका सूर्य और पृथ्वी। आगे लिखा है सौर चक्र की औसत अवधि होती है, तो बताएंगे सौर चक्र की जो औसत अवधि होती है वो होती है मेरे मित्रों 11 वर्ष। आगे लिखा है हमारे सौर मंडल के ग्रहों को उसके घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। अच्छा, मतलब कि आरोही क्रम में लिखना है, तो घनत्व के आधार पर सबसे पहले आएगा आपका अरुण, फिर इसके बाद वरुण, और उसके बाद अरुण, फिर बृहस्पति, और फिर जाके आपका वरुण आएगा। आगे लिखा है सूर्य का अधिकांश भाग है, तो भाई पता है आपको सूर्य किससे बना है? तो हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, तो सूर्य का अधिकतर भाग क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है,
बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से आपकी स्क्रीन पे कि टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों के गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले व्यक्ति हैं, तो बताएंगे वो व्यक्ति थे आपके प्लेटो। आगे लिखा है महत्तम क्षुद्र ग्रह कौन है, तो वो है आपका साइरस या सेरेस, इसमें लिखा है। आगे लिखा है हाइपेरियन। हाइपेरियन जो है मेरे मित्र शनि ग्रह के चंद्रमाओं में से एक का नाम है, मतलब कि शनि ग्रह के जो चंद्रमा हैं, जो उसके उपग्रह हैं, उसमें एक का नाम है हाइपेरियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह की कक्षा स्थित है, तो बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। वर्ष की दीर्घतम अवधि होती है, तो बताएंगे नेपच्यून ग्रह पर, मतलब जो सबसे दूर होगा, जिसे हम वरुण के नाम से जानते हैं, जो सबसे दूर होगा वहीं पर तो सूरज का वो जो जितना दूर होगा वो उतना दिन में चक्कर लगाएगा, उतना देर में, जब उतना देर में चक्कर लगाएगा तो भाई वहाँ पे आपको पता है कि वर्ष की अवधि ज़्यादा ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है, तो सबसे पहले मेरे मित्र आपका शुक्र, फिर उसके बाद बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, तो बताएंगे रीगेल है। कौन है? रीगेल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। किसकी? सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे वो है आपका शुक्र। अच्छा, आगे लिखा है सौरमंडल की खोज की थी, तो वो थी कोपरनिकस ने किया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गैनीमेड। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह परिक्रमा किसकी करता है, तो ये करता है आपके बृहस्पति का। ठीक है, किन ग्रहों की कक्षाओं में के मध्य ध्रुव ग्रहों की बेल्ट है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा या टाइटन परिक्रमा करता है, तो शनि का करता है। ठीक है, आगे लिखा है सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूरे हुई थी पूर्व, तो बताएंगे 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। मंगल ग्रह के वातावरण में अधिक मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की। यूरोपा एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो है बृहस्पति का। वह अम्ल जिसके कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड। सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, तो आप बताएंगे वो है वरुण। और आगे लिखा है उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में जाना जाता है सप्तऋषि के नाम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में देखेंगे ध्यान से। लिखा है कि वह देश जहां से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो थाईलैंड यहाँ पे ऑप्शन में रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग तो कितना है, तो बताएंगे 5.52। ठीक है, ये ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी कौन है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमना, यही कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है। आगे लिखा है वह देश जहां से होकर मकर रेखा गुजरती है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चिली से। लिखा है कि विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है, तो वो है पिग्मेलियन पॉइंट। पृथ्वी का दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है, कहाँ पे, तो बताएंगे भूमध्य रेखा पर। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है, तो वो है भूमध्य रेखा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसे हम क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में कौन तत्व है, तो बताएंगे वो है आपका सिलिकॉन है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो उसे हम बेरिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिस्फीयर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग, तो बताएंगे अक्षांश शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों कि वह तत्व जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी की बाहरी परत जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई होती है, वो होता है स्थल मंडल। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा, तो वो होगा आपका सूर्य ग्रहण। बेली के मनकों को देखा जा सकता है पूर्ण मतलब कंप्लीट सूर्य ग्रहण होता है तब। तो कह रहा है कि पूर्व यानी क्या बेली के मनकों को कब देखा जा सकता है, बताएंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान या समय में। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, तो बताएंगे वो है आपका एवरेस्ट पर्वत। आगे लिखा है पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह जो क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन है, तो आप बताएंगे वो है अस्फतीय फेल्डस्पार जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत होता है, कब होता है, तो बताएंगे वो होता है मेरे मित्र 21 जून को।
पृथ्वी की ठोस परत या सख्त ऊपरी परत कहलाती है तो स्थलमंडल कहलाती है। और अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जो आपकी स्क्रीन पे है, चट्टान के रूप में। चट्टान नाम है अगले चैप्टर का। लिखा है मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है, तो बताएंगे वो होता है आग्नेय शैल। आगे लिखा है कि नजका विवर्तनिकी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कौन? नजका, याद रखेंगे नजका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे जिसका नाम क्या था, तो बताएंगे उसका नाम था पैंजिया। ठीक है, आगे लिखा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूमध्य का भाग थे जो पैंथालासा नाम से एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब जो आज सारे कंटिनेंट या आपके महाद्वीप बन गए हैं वो पहले एक अकेले भूखंड का भाग था जिसका नाम क्या था, पैंजिया था। और वो घिरा किसी था, तो विशाल महासागर से घिरा था जिसका नाम पैंथालासा था। ये बात आप याद रखेंगे। आगे लिखा है मुख्य विवर्तनीय प्लेट कौन है, तो बताएंगे प्रशांत महासागरीय प्लेट। और आगे लिखा है कैरोलिन विवर्तनिकी प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट्स न्यू गिनी के ऊपर के बीच में स्थित है। कौन कौन? कैरोलिन जो है वो वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आग्नेय शैल है तो बताएंगे आग्नेय शैल कौन है, तो वो है आपकी ग्रेनाइट। वह प्रक्रिया जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं उसे हम कायांतरित शैल कहते हैं। कायांतरित शैल कौन है, तो वो आपका संगमरमर है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम सीली भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीली भवन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवसादी शैल है तो बताएंगे अवसादी शैल आपकी शैल है। जैविक अवसादी शिला नहीं कौन है, तो बताएंगे वो है बलुआ पत्थर। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है, तो बताएंगे वो आपका ग्रेनाइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है ना। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह कौन है, तो बताएंगे लिथोस्फीयर है। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग बना हुआ किससे, तो बताएंगे फील्ड स्पार खनिज से। और आगे लिखा है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो उसे मित्रों क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्रस्ट कहा जाता है। आगे लिखा है सैंड स्टोन उदाहरण है, तो सैंड स्टोन जो मेरे मित्र आपको उदाहरण है वो है तलछटी पत्थर का। अगला क्वेश्चन है भू संरक्षण का तरीका कौन नहीं है, तो अपक्षयण जो है ये भूमि को बचाने का तरीका नहीं है। आगे लिखा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो वो है आपका हाइड्रोजन। पूछेगा सबसे अधिक, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ मेरे मित्रों। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व तो बता दिया हमने आपको, हाइड्रोजन है। और आगे लिखा है चूना पत्थर, चाक और संगमरमर अलग अलग रूप हैं किसके, तो कैल्शियम कार्बोनेट के। आगे लिखा है बहिर्वेधी चट्टानें एक प्रकार की होती हैं, तो वो होती हैं अग्निमय चट्टानें। क्या होती हैं? अग्निमय चट्टानें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कायांतरित चट्टान नहीं है, तो वो है आपका कौन नहीं है, तो आप बताएंगे चूना पत्थर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं एवं मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय आपका अपक्षयण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, लावा जो मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को आग्नेय शैलें कहते हैं। ऊपर भी क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चट्टान अनुक्रमण के वितरण और उसके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या में संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्तरित शैल विज्ञान। आग्नेय चट्टान क्या है मेरे मित्रों, तो आग्नेय जो चट्टान है वो है आपकी ग्रेनाइट। कौन है? ग्रेनाइट है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं मित्रों। और वीडियो को पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टान है, बता दिया, फिर से ग्रेनाइट आ गया। आगे लिखा है सेल एक प्रकार की, ये जो सेल लिखा है यहाँ पे जोड़ लीजिए, सेल एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरा सिलिकेट की पट्ट रचना होती है, बाइंडिंग बनी होती है। ठीक है, अलग अलग कलर की। अब हम बात करते हैं किसकी, तो बात करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी की, एक साथ में दोनों की। ठीक है, चलिए। लिखा है कि वह स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे हम अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगें समझी जाती हैं तो धरातलीय तरंगे को। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई है, तो बताएंगे 30 किलोमीटर है। भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है, तो बताएंगे वो होती है धरातलीय तरंगे। और आगे लिखा है महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है, तो 5 किलोमीटर है। आगे लिखा है उद्गम
केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है? तो बताएंगे भूगर्भित तरंगे पैदा होती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के प्रथम भूकंप संसूचन का आविष्कार किया था, वो था झांग हेंग ने किया था। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी मानी जाती है वो है मेरे मित्रों तामू मैसिफ। कौन है? तामू मैसिफ। आगे लिखा है कि सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस स्थित है, तो वो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। केंद्र का पता लगाने के लिए आवश्यक भूकंपी स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 3 है। पानी के नीचे ज्वाला मुख्य गतिविधि के कारण होता है, तो वो आपका सुनामी लहरें आती हैं। आगे लिखा है वह नदी जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, तो वो है आपकी डेब्यून नदी। कौन है? आपकी डेब्यून नदी है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। आगे लिखा है कि बहुत ऊंचाई पर हिमपात, स्नो और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है, तो मेरे मित्र उसी को हम हिमस्खलन कहते हैं। ठीक है, ये खिसकती रहती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे भू आकृतियों के बारे में, लैंडफॉर्म के बारे में। अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। पहला लिखा है कि उस गहरी और सकरी घाटी को जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं, तो को भौगोलिक नाम दिया गया है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेरे मित्रों कैनियन। क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट पेड्री है। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण परिणाम किसका है? तो अंतर्जात बल का निर्माण का ये रीजन है, कारण है। आगे लिखा है महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक कौन है? तो सिलिका और एल्यूमिना है। एक तटीय असल रूप नहीं है, तो बताएंगे हीमोड नहीं है। वह प्राकृतिक भूगोल संबंधी जिसमें छत्रक शिला पाई जाती है, तो वो है आपका मरुस्थल। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, वो मेरे मित्रों श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है आपकी पिदुरुथालागाला। देखिए नाम देखिए, पिरुदुथालागाला। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो वो है तिब्बत का पठार। दुनिया की सबसे छोटी पर्वत कौन है? तो बताएंगे सटरबट्टस है। ठीक है, सबसे छोटी पर्वत कौन है? तो सटरबट्टस है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित पर्वत शिखर कौन है? तो बताएंगे पिरेनीज पर्वत है। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है तंजानिया में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू कहाँ पे है? तो बताएंगे ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है, तो जर्मनी में पाई जाती है। अब जल आकृतियों से क्या क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से देख लेते हैं। लिखा है कि भू सागरीय जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग हैं, उसे हम महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। भारत में वह पद जिसका इस्तेमाल दो नदियों के बीच की दूरी के लिए किया जाता है, उसे हम दोआब कहते हैं। और आगे लिखा है नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके, उसे हम फोर्ड कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फियर। कुल भूमंडलीय कार्बन का वह प्रतिशत जो वायुमंडल में समाहित है, तो बताएंगे 1% है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में वह कौन सी गैस जिसका प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? तो वो है आपका CO2। वायुमंडल का वह स्तर जिसमें जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं, तो वो है आपका क्षोभ मंडल। आगे लिखा है वायुमंडल की परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, तो वो है आपका समताप मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर लौट आती हैं? तो वो है आपका आयन मंडल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल में सबसे नीचे बादल नहीं है, तो वो है आपका पक्षाभ, जिसे हम सीरोस्ट्रेटस के नाम से जानते हैं। ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन है? तो वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो संचार को संभव बनाती है, तो वो है आपका आयन मंडल। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग है 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है, तो ऑक्सीजन। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं, तो उसे भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो सुमेरी ज्योति कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस मौजूद है, तो वो है आपका समताप मंडल। कौन है? समताप मंडल है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों वायुदाब एवं पवनों से।
चक्रवाती दबाव में हवाएं वामावर्त दिशा में चलती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। निम्न वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। भूमि और समुद्री हवा होती है तो वो संवहन के कारण होती है। वह स्थानीय पवन जिसको डॉक्टर वायु भी कहते हैं वो होती है हरमट्टन। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हो सकता हो पहली बार मिल रहा हो, इसलिए मैं कहता हूँ ये जो मैं सीरीज लाता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है मित्रों। ठीक है, आगे लिखा है ठंडी, और देखिए मैं ज़्यादा फालतू बातें भी नहीं करता हूँ, सीधे टॉपिक आपको बताना है और टॉपिक से संबंधित हम लोग की बातें होती रहती है इस वीडियो में। ठीक है, आगे एक ठंडी और शुष्क वायु है तो आप बताएंगे वो है आपकी बोरा। ठीक है, और आर्द्रता या बादल या वर्षा से एक ही क्वेश्चन है, वो है कि मौसमी सूखा। पूछा है मौसमी सूखा क्या होता है। मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है। देखिए ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं होता है तो उसे हम सूखा कहेंगे, नहीं, वर्षा होती है लेकिन अपर्याप्त वर्षा, पर्याप्त नहीं होती है, और इतना सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम महासागरीय धाराओं के बारे में। लिखा है कि अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो केरल में बना हुआ है। प्लीस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी का एक उल्का पिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ था, तो बताएंगे लोनार झील का निर्माण हुआ था। एक प्राथमिक बल नहीं है जो बल की धाराओं को प्रभावित करता है, वह है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। आगे लिखा है एक ठंडी महासागरीय धारा है तो वह है लैब्राडोर। समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। एक समुद्र जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीका तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ, तो उसका नाम है आपका लाल सागर। देशों के उपनाम में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। हजार झीलों का स्थल हम फिनलैंड को कहते हैं, और द्वीप देश फिजी स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। आगे लिखा है शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल से क्वेश्चन आ चुके हैं। यूथाम्ब घाटी भारत में स्थित है, सिक्किम में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य है आर्द्रभूमि का संरक्षण। आगे लिखा है मेसेटा पठार अवस्थित है स्पेन में। दस्त ए कबीर मरुस्थल स्थित है, तो बताएंगे वो है आपका ईरान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब बात आती है, और आपका क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पे, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, देखिए बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है किसको? तो जोड़ती है लाल सागर और अदन की खाड़ी को। वह देश जिसकी सीमा मेघालय से जुड़ी है, तो बताएंगे वो है बांग्लादेश। वह पड़ोसी देश जहां रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, रुपये को मुद्रा के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है, बांग्लादेश है। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है न ही आयताकार है, वो है आपका नेपाल। आगे लिखा है वह देश जिसके साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। वह पड़ोसी देश जो समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर द्वारा मापता है, तो वो है आपका भूटान। अब हम आगे बढ़ते हैं। विश्व की नदियां एवं नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर के बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी नदी है, तो यांगत्सी। ठीक है, यांगत्जी। आगे लिखा है बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो पद्मा है। ब्लू नील नदी निकलती है, तो निकलती है ताना झील से, एशिया की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिखा है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम, तो यांगत्जी। ठीक है, ग्रेट मैन मेड रिवर स्थित है, तो बताएंगे लीबिया में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, जैसे ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया ही होगा। आगे लिखा है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो बोलेंगे वोल्गा। एक नदी जो 10 देशों से होकर बहती है, तो डेब्यून। नेपाल की सबसे लंबी नदी है, तो बताएंगे कर्नाली। नदी डेल्टा बनना परिणाम है, तो निक्षेपण का। वह देश जहाँ नील नदी नहीं बहती है, तो बताएंगे अल्जीरिया। बांग्लादेश की नदियों में से बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो उस नदी का नाम है सुरमा नदी। क्या नाम है? सुरमा नदी नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र में गिरने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है, तो उसे मुहाना कहते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो बताएंगे महावैली है। और अब हम बात करेंगे वन और वनस्पति के बारे में। लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, तो बेल्ट में पाए जाते हैं। बेल्ट नाम उसका है, बेल्ट में। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो आप बताएंगे झाड़ी। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशी घास के मैदान का नाम है पंपास। अगला क्वेश्चन है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु
प्रकार की विशेषता है तो बताएंगे निम्न अक्षांशीय, अर्ध शुष्क एवं शुष्क। आगे लिखा है लक्षण टुंड्रा जलवायु की विशेषता क्या है तो बताएंगे कोई ग्रीष्म नहीं है। प्रेरीज की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में सही कथन है तो बताएंगे इसमें अत्यधिक तापमान के साथ प्रायद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। आगे लिखा है वह संस्था जो उष्ण कटिबंधीय वनों के चिर अस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है तो वो है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों कि काई हो गया, शैवाल और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं टुंड्रा वनस्पति में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का नाम का सही युग्म है तो आप बताएंगे वो है सवाना अफ्रीका। आगे बात लिखिए कि टैगा वन पाए जाते हैं तो ये आपका रूस में पाया जाता है। और अब बात करेंगे हम लोग मृदा के बारे में, साथ साथ में भाषा के बारे में भी, लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी छोटा सा टॉपिक है। चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है तो वो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को जाना जाता है तो तराई के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में उगाई जाती है तो आप बताएंगे कपास उगाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाई जाती है तो बताएंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पृथ्वी की ऊपर की परत का हिस्सा है ह्यूमस, जिसे हम खाद मिट्टी भी कहते हैं। और आगे लिखा है भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में की जाती है तो सघन निर्वाह खेती की जाती है। आगे लिखा है लाल मिट्टी के लाल होने का रीजन क्या है, कारण क्या है तो बताएंगे क्रिस्टली और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति है। सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है, सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है तो वो लाल मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है, अच्छा सर्वग्राही, एक सर्वग्राही खून भी तो होता है, ब्लड भी तो होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वग्राही समूह मेरे मित्र लाल मिट्टी को भी कहा जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में आपके देखिए, एग्जाम हॉल में कोई भी एग्जाम, जैसे एसएससी का एग्जाम हो तो हर व्यक्ति 60, 62, 65 तो हर बच्चा करता है और ये एक रेशियो होता है। और कभी कभी ऐसा होता है आपने मेहनत की, आप 60, 62, 65 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अब आपका सिलेक्शन रुकता है किसकी वजह से, तो वही 5 से 10 नंबरों के बीच रुक जाता है। इसका मतलब यह है कि आप हर लोगों के बराबर हैं, जितना और दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं आप भी उनके बराबर हैं। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको उनसे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके कम से कम 70, 72, 75 क्वेश्चन तक सही हो जाएं। तो मेरे मित्रों वो क्वेश्चन गलत होने का रीज़न ये होता है, आपको बता दूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी एग्जाम दे चुका हूँ और मतलब मेरी मन की भावना ये है कि गलतियाँ क्या कहाँ होती हैं। हम पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे हमने पढ़ ही नहीं पाते हैं, कभी देखा ही नहीं है। तो उससे वो मेरे दोस्तों वो आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर में। जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको जो चीज़ें छुटी छटकी हैं जो नहीं आपने कभी देखा वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा और वो आपको याद हो जाएगी वन लाइन फैक्ट में। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ को ओपन किया हूँ और इस सीरीज में पूरे 10,000 प्रश्नों को मैं कराऊंगा। सोचिए 10,000 अगर प्रश्न आपने याद कर लिया, और ऐसा भी नहीं कि सारे प्रश्न बहुत ही ईजी हैं। आप देख सकते हैं कि प्रश्नों की मानता हूँ इसमें 40% क्वेश्चन ईजी हैं, लेकिन मेरे मित्रों 40% तो मॉडरेट हैं और 20% क्वेश्चन तो इसमें बहुत ही हार्ड हैं। जैसे आपको कोई पूछेगा बताइए सर्वग्राही समूह के नाम से किस मिट्टी को जानते हैं, पक्का बताते हैं 80% लोग नहीं दे पाएंगे आंसर। आई बात समझ में? चलिए तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। थोड़ी बहुत बात आपसे करने में अच्छा लगता है, कमेंट करके थोड़ा आप हमारा हौसला अफजाई किया कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे भारत आर्थिक भूगोल के बारे में। तो देखिए आर्थिक भूगोल में यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ है तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में है। भारत सरकार द्वारा स्थापित हुआ पैनल जिसने चीनी उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया तो वो है रंगराजन पैनल। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो बताएंगे चीन है। भारत में पीली क्रांति जुड़ी है तो बताएंगे तिलहन से जुड़ी है। प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणी होती है तो वो शुष्क मिट्टी होती है, रेतीली होती है और नमकीन थोड़ी लगती है, मतलब नमक उसमें ज़्यादा होता है, लवण होता है। चाय बगान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन है तो गर्म और नम। आगे लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। आगे लिखा है खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। आगे लिखा है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो बताएंगे चीन है। और आगे लिखा है गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में जो HYV हैं को पहली बार विकसित किसने किया तो बताएंगे मैक्सिको ने किया था। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अब बात करेंगे परिवहन के बारे में। ठीक है, तो लिखा है कि मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है तो बताएंगे बहरीन को। बंदरगाह विहीन देश कौन है तो बताएंगे मंगोलिया में एक भी बंदरगाह नहीं है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची बंदरगाह। अब बात करते हैं मानचित्र रेखाओं के बारे में। जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग कौन करता है तो बताएंगे सुंडा जल संधि अलग करती है। आगे लिखा है प्रायद्वीप शब्द का अर्थ पानी से 3 तरफ से घिरा होना कहलाता है। मतलब कि ये पानी से 3, जैसे भारत ऐसे है नीचे की तरफ, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से घिरा, लेकिन इधर से आपकी धरती है, तो ये आपका भारत प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा है पानी के पास
बिखरे पानी के पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को हम द्वीप समूह कहते हैं। और अब हम बात करेंगे विविध के बारे में मेरे मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी के धरातल से 200 एक मिनट पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं तो स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि भारत का वह राज्य जिसमें विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है तो बताएंगे महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आप बताएंगे आरती साहा। नम हवा के पठारों से उड़कर ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को भौगोलिक वर्षा कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है बल है तो बताएंगे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। आगे लिखा है वह देश जिसके साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है बिहार तो बताएंगे वो है आपका नेपाल। आगे लिखा है जल निकायों में से लवणता सर्वाधिक कहाँ होती है तो वो होती है वैन लेक वॉन में। वॉन जो झील है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक है। आगे लिखा है लगभग 300% है। सोचिए यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार से प्रभावित होता है तो यहाँ सामान्यतः अगला ज्वार कब आएगा तो कहने का मतलब मेरे मित्रों है कि 5 बजे सुबह तो अब शाम को उसी दिन शाम को फिर 5:25 पे आएगा, लगभग 12 घंटे बाद, ठीक है। और 12 घंटे 25 मिनट बाद ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि अधिक ऊंचाई पर समताप के में स्थापित वायुपोत होता है तो बताएंगे स्ट्रेटोलाइट है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है तो बताएंगे वो है आपकी ओडरनिस लाइन। आगे लिखा है आर्कटिक में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्ठी रिएक्टर का शुभारंभ किया था तो वो कहाँ किया था उन्होंने रूस में किया था। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त हो जाने का सिद्धांत देन है तो इसने ये किसने दिया था तो ये दिया था आपके लुइस अल्वारेज की देन है। आगे लिखा है मित्रों कि पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है तो बताएंगे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बांग्लादेश में पारंपरिक लोकगीत कौन है तो बताएंगे मारफती है। पाकिस्तान का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो बताएंगे परिस्तान झील है। आगे लिखा है चीन का वह प्रांत जिसमें हांगोशू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात समूह है तो बताएंगे गुई झोउ। कौन है गुई झोउ, ये आपका चीन में है। आगे लिखा है दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी कौन है तो वो है आपकी काली गंडकी घाट है। आगे लिखा है रियो डी जनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक आयोजित की गई थी तो वो की गई थी 1992 में। आगे लिखा है विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय स्थित है तो सऊदी अरब में स्थित है। आगे लिखा है हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों में प्राप्त किए जाते हैं। मतलब वो किससे बनते हैं तो भैया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से तो बनते हैं। आगे लिखा है विश्व की सबसे गहरी झील तो है बैकाल झील, ठीक है। आपकी काल बुला देगी ना इसलिए बैकाल झील आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे लिखा है कि स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है तो वो है नूतन जीवी जिसे हम सीनोजोइक या महाकल्प को कहते हैं। आगे लिखा है पृथ्वी पर जीवन 3.5 बिलियन साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था। आगे लिखा है कि संकीर्ण घाटी जो है मेरे मित्रों वो अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व ढालों वाली एक गहरी घाटी है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान है। आगे लिखा है कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन संबंधित है तो बताएंगे मेसोपोटामिया से। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है तो वो श्रीलंका में है। आगे लिखा है वह देश जिसको कंट्री ऑफ विंड के रूप में जाना जाता है तो वो है आपका डेनमार्क। आगे लिखा है पौधों के बीच की खाली जमीन भूसे जैसे जैव पदार्थ की एक परत से ढकी होती है, यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए मदद करती है। आगे लिखा है यह प्रक्रिया है तो अब कहेंगे पलवार डालना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। वह भूभाग जो नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता तो वह है नदी मुख भूमि। अब बात करते हैं आगे लिखा है मित्रों कि वह पहाड़ियां जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती हैं तो वो है लुसाई की पहाड़ियां। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है तो बताएंगे कैस्पियन झील है। कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर बोलते हैं। एक जापानी शब्द जिसका अर्थ हार्बर वेव है वो है आपका सुनामी। आगे लिखा है समुद्र के नीचे फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली सुरंग का नाम आपका चैनल टनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्रों जिब्राल्टर, यहाँ से देखिए लिखा है तो यहाँ पर जोड़ लीजिए। जिब्राल्टर का जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और अंतिम क्वेश्चन है भारत के विश्व के भूगोल में कि प्रादेशिक निवास का उदाहरण है तो आप बताएंगे घास भूमि। तो इस प्रकार मेरे मित्रों हमने विश्व के भूगोल को समाप्त कर लिया है।
खुशी आपको होनी चाहिए कि एक बार। तो चलिए अब हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। पहला क्वेश्चन है, वह पहाड़ी जिसका पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर परिवर्तित करने वाला प्रथम राज्य बना, तो वो है मध्य प्रदेश। भारत, जापान, यूएसए देशों के बीच एक नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार। तमिलनाडु और केरल राज्यों को मिलाता है, तो पालघाट मिलाता है। वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, असम। भवानी सागर बांध, लोअर भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु में। विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा है, तो भारत में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य या बीच में स्थित पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है, तो वो है आपका अरावली। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। गुरु शिखर चोटी स्थित है, तो बताएंगे आप राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। अराकानयोमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जो म्यांमार में है। नंदा देवी चोटी भारत में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। खारदुंगला जो आपका दर्रा है, ये पास लिखा है, समझ जाइएगा, पास मतलब दर्रा। पर्वत श्रेणी संबंधित है, तो वो लद्दाख में है। हिमालय की वह पर्वत श्रेणी जिसमें फोटुला दर्रा स्थित है, तो आप बताएंगे वो है जास्कर श्रेणी में। वह दर्रा जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा है। अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है, तो दक्कन पास। भारत का वह राज्य जहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वो आपका ऑप्शन के हिसाब से लगा दिया है महाराष्ट्र। अच्छा बताइए कर्क रेखा किससे हो गुजरती है, तो वही मित्र के ऊपर गमछा झार। मित्र मतलब मिजोरम, मित्र पर का मतलब आपका, प का मतलब पंजाब, र का मतलब राजस्थान, झार का मतलब झारखंड, और मित्र पर गमछा, ग का मतलब गुजरात, म का मतलब मध्य प्रदेश, और छा का मतलब आपका छत्तीसगढ़। तो ये आपका ट्रिक है, ठीक है, याद रखेंगे। वह राज्य जो नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो बताएंगे सिक्किम। माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है, तो बताएंगे महाराष्ट्र में। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है, तो उड़ीसा में। भारत में सबसे बड़ा ठंडा स्थान है या सबसे ठंडा स्थान है, तो आप बताएंगे द्रास सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मित्रों, चैल हिल स्टेशन स्थित है, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। वह दर्रा जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानस सरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है आपका लिपू रेख जल्ला। लिपू रेख दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के दो दर्रे और बता देता हूँ आपको, जैसे ऐसे समझिएगा, सॉरी हिमाचल प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड का। उत्तराखंड के दो दर्रे और बता देता हूँ। नीलिमा याद रखिए, नी ली और माँ। नी का मतलब नीति दर्रा, नी का मतलब मित्रों नीति दर्रा, ली का मतलब लिपू रेख दर्रा, जो ये यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और या का नीलिमा, और माँ का मतलब माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा। ये तीनों दर्रा आपके कहाँ के हैं, तो आपके उत्तराखंड के हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी चोटी स्थित है, तो बताएंगे उत्तराखंड में। आगे लिखा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला वह दर्रा जिसे 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो वो दर्रा है आपका नाथुला दर्रा, ठीक है। तो ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है, याद रखेंगे, सॉरी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो वो आपका है बुमला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है, तो वो है रोहतांग दर्रा, ठीक है। अच्छा हिमाचल प्रदेश के दर्रे की बात की जाए, आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बताइएगा बड़ी छिपकली, क्या बताएंगे आप, बड़ी छिपकली जो है ना मेरे मित्रों, बड़ी छिपकली आपकी कहाँ रहती है, तब बताएंगे बड़ी छिपकली हिमाचल में रहती है। कहाँ रहती है? हिमाचल में। मेरे मित्रों ये वीडियो जो मोबाइल से बना रहा हूँ थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है। छिपकली में रहती है, हिमाचल में रहती है। अब बना लीजिए, बड़ा का मतलब बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा का मतलब बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। छिपकली का मतलब सीप किला दर्रा, नाम सुना होगा आपने सीप किला, और हिमाचल में रहती है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रहती का मतलब रोहतांग दर्रा लिखा है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है, तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम बनिहाल दर्रा कहते हैं, ठीक है। अच्छा जम्मू और कश्मीर का भी ट्रिक बता दूं, बोलिए थोड़ा सा आप सपोर्ट करें तो मैं आपको बताऊं। तो जम्मू और कश्मीर के दर्रे आपको याद करा देता हूँ 1 मिनट में। देखिए जम्मू और कश्मीर के दर्रे याद कर लीजिए। पीर का बाबू जम्मू में, क्या मित्रों, पीर का बाबू और आप होता है जम्मू में, ठीक है, याद रखेंगे। पीर का मतलब पीर पांजाल दर्रा, पीर पांजाल दर्रा। का मतलब कारा कोरम दर्रा, कारा कोरम दर्रा। बा का मतलब बनिहाल दर्रा, बा का मतलब बनिहाल दर्रा। बू का मतलब बुरजिल दर्रा, बुरजिल ऐसे लिखते हैं, बुरजिल दर्रा। और बना जम्मू का मतलब जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा राइटिंग में समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। और आप हमेशा जब भी पढ़ें तो एक पेन लेके पढ़ा कीजिए, और जो कुछ आपको लगे कि हाँ ये अच्छी कुछ है तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ।
आगे बात करते हैं मित्रों कि वर्कला, चौवारा, ठीक है, देखिए जैसे वर्कला, चौवारा, चवक्कड़ और है नतिक्का समुद्र तट कहाँ पे, तो ये सब केरल में, ठीक है। आगे लिखा है एक तरफ श्रीलंका और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क का जो संपर्क है वो है आपका जोजिला, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है तो वो है आपका अंडमान निकोबार। एक मिनट कर लोगे, हाँ ठीक है। वह दर्रा जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है वो मूलिंग ला दर्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है तो वो है आपका उड़ीसा में। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो वो है आपका थलियार जलप्रपात। अच्छा, भारत का पहला ऊंचा कौन है तो बताएंगे कुंचिकल जलप्रपात। कौन है, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन जिसे हम दीफू दर्रा कहते हैं, ये मैकमोहन रेखा पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा कहाँ है तो बताएंगे गुजरात में है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो बताएंगे वो है कलसूबाई चोटी, यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है तो बताएंगे किविथू है, भारत के बिल्कुल पूर्व में, हिमाचल प्रदेश के आसपास यहाँ। आगे लिखा है भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है तो बताएंगे सह्याद्री पर्वतमाला। भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम क्या है तो गौर माता, जो कि गुजरात में जिसे हम गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम तो वो है पराग ज्योतिषपुर, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है वह राज्य जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है तो बताएंगे गुजरात। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है पाक जल डमरू मध्य से। अब ध्यान देखें, ऑप्शन में आपको भारत पाक भी देगा और आप पाक देख के कभी ऐसा मत कि पाक लगा दें, याद रखें भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ध्यान देंगे और चीज़ों को आप सीखते चलेंगे। आगे लिखा है अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं भारतीय रेगिस्तान के। आगे लिखा है अरब सागर में स्थित है तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन है तो बताएंगे शिवालिक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो बताएंगे कंचनजंगा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो बताएंगे अनाई मुड़ी है। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम तो बताएंगे कलिंग था। आगे लिखा है भारत का प्रायद्वीपीय तो पठार हिस्सा है गोंडवाना भूमिका। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन है तो बताएंगे डोडा बेट्टा या दोदा बेट्टा की पहाड़ियां। आगे लिखा है मेरे मित्रों पर्वत पठारों का एक उदाहरण है तो वो है आपका हिमालय। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है तो वो आपका है पटकाई की पहाड़ियां। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है तो बताएंगे अरावली है। आगे लिखा है धूपगढ़ चोटी भारत में स्थित है तो कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है। और आगे है पीर पंजाल, अभी हमने बताया था पीर पंजाल क्या पूछा है, सबसे सर्वोच्च चोटी पूछा है तो भैया सबसे छोटी पीर पंजाल का है इंद्रासन। और पीर पंजाल है कहाँ पे तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में वह पर्वत दर्रा जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है तो आप बताएंगे डुंगली दर्रा है। आगे लिखा है बर्फ से ढकी चोटियां वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन है तो बताएंगे वो है आपका हिमालय। वह पर्वत श्रृंखला जो भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है तो वो है आपका काराकोरम। आगे लिखा है काराकोरम लिखा है। आगे लिखा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन है तो बताएंगे मिनी काय है। और आगे लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम तो बताएंगे सैंडल पिक। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी कौन है तो सैंडल पिक है। आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा पर्वत जो है मेरे मित्रों श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो बताएंगे धूपगढ़ है। आगे लिखा है वह पर्वत श्रृंखला जिससे जोजिला दर्रा स्थित है, जोजिला वो है आपका जास्कर पर्वत माला में। वह पर्वतीय दर्रा जो भारत चीन और म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है तो वो है आपका दीफू दर्रा। आगे लिखा है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन है तो बताएंगे कलुमार शिखर है जिसे सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो बताएंगे महेंद्र गिरी है। अयोध्या पहाड़ स्थित है। अब ध्यान से देखें मन में आपके क्या आएगा, बहुत ये जबरदस्त क्वेश्चन है। आप सोचेंगे भैया अयोध्या तो भैया आपका यूपी में पड़ता है, फैजाबाद के आसपास, आजमगढ़ के आसपास, और आप कहेंगे भैया अयोध्या जो है ये तो यूपी में है और आप यूपी लगा के चले आएंगे। लेकिन ना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अयोध्या जो पहाड़ है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है।
देखा आपने क्वेश्चन, देखिए ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है तो बताएंगे पाल घाट में। आगे लिखा है हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इनकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है तो वो है हिमशिखा श्रेणी। आगे लिखा है पूरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो बताएंगे धूपगढ़। वह हिमालयी पर्वतमाला जिसमें बनिहाल दर्रा स्थित है तो वो है आपका पीर पांजाल दर्रा। भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के घंटाघर से की जाती है, तो मिर्ज़ापुर में जो घंटाघर है वहीं से भारत की मानक समय की गणना की जाती है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सूरजकुंड झील कहाँ है तो ये हरियाणा में है। ठीक है, चलिए सूरजकुंड झील कहाँ है तो आपकी हरियाणा में है। आगे लिखा है भारत का वह राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है तो बताएंगे गुजरात है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो वो अरमाकोंडा है विशाखापत्तनम में। आगे लिखा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो वो है भैया आपकी महेंद्रगिरी। बोलिए बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन है तो वो है गुरु शिखर। वह देश जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है तो ईरान। आगे लिखा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा है आंध्र प्रदेश के साथ। देखिए तटरेखा यह है अच्छा एक मिनट, भारत की सबसे लंबी तटरेखा है तो वो है भैया तटरेखा पूछ रहा है। अच्छा इसमें 2 ऑप्शन लगा दिया था, अब इसमें दिया है गुजरात भी दिया है और आंध्र प्रदेश भी दिया है। वैसे होना चाहिए गुजरात, लेकिन ये क्यों आंध्र प्रदेश दिया है अब आप इसको ज़रा देखिएगा आप लोग भी। ठीक है, और कमेंट्स कर दीजिएगा। मेघालय पठार का भाग नहीं है तो कौन नहीं है भैया पलामू पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग हिस्सा नहीं है। वह द्वीप जिस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है तो बैरन द्वीप। मेघालय की खासी पहाड़ियों पर स्थित है तो मानिसराम चेरापूंजी जिसे हम कहते हैं। आगे लिखा है काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच लद्दाख स्थित है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, अभी आया था तो वो है पाक जल डमरू मध्य। आगे लिखा है एक कोरल द्वीप है, कौन है तो लक्षद्वीप कोरल द्वीप है। आगे लिखा है नाथुला और जेलेप्सा दर्रा, तो ये मेरे मित्रों ये आपका पहली बात बता दूं नाथुला और जेलेप्सा दर्रा है कहाँ का, तो याद रखें ये आपका सिक्किम के दर्रे हैं। कहाँ के हैं, सिक्किम के दर्रे हैं भैया। ये सब चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। अगर याद नहीं आपको होता है तो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बना के अपने इसी चैनल पे इसके पहले बहुत दिन 1 साल पहले मैंने डाल दिया था, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और पूरा ट्रिक्स को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। चलिए तो पूछा है कि भैया नाथुला और जेलेप्सा दर्रा स्थित है तो बताएंगे हिमालय पर्वत श्रेणी में। वह पहाड़ी जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है तो वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आगे लिखा है कलिम्पोंग हिल स्टेशन स्थित है तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों के नाम का में भारत का स्थान कहाँ है, तो सबसे बड़े अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पे है। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताता है डाटा कि हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। लेकिन अब कहीं से डाटा मिला है कहीं से कि अब भारत पहला स्थान होने वाला है। तो ठीक है, सोचिए हमारी जनसंख्या बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है जो हमारे देश के लिए एक विस्फोट का काम करेगी, बहुत ही गलत तरीके से समझिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। लिखा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है तो जयपुर नहीं है भैया। जयपुर कहाँ, राजस्थान का हिस्सा है तो गंगा नदी कहाँ जाएगी वहाँ, ठीक है। आगे लिखा है धौलाधार श्रृंखला हिस्सा है लघु हिमालय श्रेणी का। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में है तो बताएंगे 10 राज्यों में है, ठीक है। आगे लिखा है ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है तो बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के तट पर स्थित है तो वो है भैया आपका सोमनाथ मंदिर। आगे लिखा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो बताएंगे अरमाकोंडा। आगे लिखा है ब्लॉक पर्वत स्थित है या ब्लॉक पर्वत कौन है तो बताएंगे सतपुड़ा है। आगे लिखा है पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित पहाड़ियाँ कौन है तो बताएंगे नीलगिरी। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ नहीं लगता है कौन, तो छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लिखा है कि चीन के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है तो वो बनाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये CHSL में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेलगावी शहर स्थित है तो कर्नाटक राज्य में। आगे लिखा है पर्वतों की श्रृंखला में से वह श्रेणी जिससे हिमालय संबंधित है तो बताएंगे वलित पहाड़ है। कौन है ये वलित पहाड़, ठीक है। आगे लिखा है म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पहाड़ है तो बताएंगे वो है पूर्वांचल, ठीक है। आगे लिखा है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है तो बताएंगे पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर। आगे लिखा है भारत 28 राज्यों जो वर्तमान में अब वर्तमान में फिर से 29 हो गए ना। देखिए सबसे पहले 28 थे, सबसे पहले 28 था, फिर ये 29 हो गया था। फिर 29 से क्या हुआ मेरे मित्रों, फिर से एक कम हुआ जिसको जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया था, ठीक है। तो फिर से 28 हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर टूटा तो
हाँ, जम्मू कश्मीर टूटा तो एक लद्दाख बना और एक जम्मू बना, तो लद्दाख तब तक केंद्र शासित बन गया, लेकिन जम्मू फिर से आपका इसी में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार फिर से ये 29 हो चुके हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से आप देख के जाइएगा। और चलिए पूछा है कि भारत वर्तमान में 28 राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संगी है। तो मेरे मित्रों देखिए, जब क्वेश्चन था तब 7 रहे होंगे, और तब 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 आपके राज्य थे, लेकिन अब फिलहाल में 28 राज्य हो चुके हैं, और भैया आपके 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत को 23 डिग्री ठीक है, भारत को 23 डिग्री, एक मिनट, भारत को 23 डिग्री ये लिखा है 23 डिग्री 30 जो ये लिखा है, ये डिग्री मिनट होता है। ठीक है, नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा है, तो कर्क रेखा द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। मित्रों, भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। आगे लिखा है मित्रों कि विंध्य पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु कौन है, तो बताएंगे कलुमार शिखर है। ठीक है, आगे लिखा है श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी की दूसरी ओर स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित आइसलैंड है, तो बताएंगे कच्चा तीऊ। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश की सीमाएं जितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों के साथ लगती हैं उनकी संख्या कुल मिला के 9 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे झील और प्रपात के बारे में, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ध्यान से, गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात, तो भैया ये मांडवी नदी द्वारा उद्धित है या बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात, तो बताएंगे ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आगे लिखा है कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात, जो है जोग जलप्रपात, ये आपका कर्नाटक में है। और जोग कोई गरसोप्पा भी कहते हैं, लिखा है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। देखिए ध्यान से, नाम बदल गया है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, तो भैया इसका नया नाम हो चुका है महात्मा गांधी जलप्रपात। आगे लिखा है बिलासपुर अवस्थित नामक स्थित जलाशय गोविंद सागर स्थित है, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अब हम बात करेंगे आपके भारत का अपवाह तंत्र के बारे में। लिखा है वो नदी जो अरब सागर में जल विसर्जित करती है, तो वो है आपका ताप्ती या तापी। आगे देखिए, भारत में सिंधु नदी प्रणाली की वह नदी जिसको डॉल्फिन के प्रसिद्ध वास स्थल के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका ब्यास नदी। आगे लिखा है पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पे, तो बताएंगे गोदावरी नदी पर। झारखंड में बनाकर नदी पर क्या बनाया गया, तो तिलैया बांध बनाया गया है। झेलम नदी की एक सहायक नदी कौन है, तो बताएंगे वो है आपका पोहरू। टिहरी बांध बना हुआ है, तो भागीरथी नदी पर। और आगे लिखा है मेरे मित्रों, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, तो बताएंगे मैट्यूर बांध। ऐसे याद रखिए, देखिए तमिल में देखिए मिलना सब दिख रहा है, मिलने जाएगा किससे, टूर पे जाएगा तो मिलेगा। ठीक है, और टिहरी भागीरथी ऐसे याद करके रखा कीजिए। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते मित्रों, आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की वह नदी जो दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है, तो वो है आपकी गंगा। नागार्जुन सागर परियोजना निर्मित है कृष्णा नदी पर। देखिए अर्जुन जी किससे बात जुड़ेंगे, कृष्ण से। बस नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना आपकी सतलुज नदी पर है। वह नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो भैया यह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, कावेरी। आगे लिखा है अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं, तो देवप्रयाग में बनाती हैं। आगे लिखा है हुंडरू जलप्रपात स्थित है कहाँ पे, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहत घाटी या फिर ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वह आपका कहाँ है, तो बताएंगे वह आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील स्थित है कहाँ पे, तो बताएंगे केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील स्थित है, तो बताएंगे अष्टमुडी झील भी आपका केरल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो शरावती नदी पर से निकलता है, तो वो है आपका जोग जलप्रपात। ठीक है, आगे लिखा है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, तो गोविंद सागर वल्लभ पंत झील है। आगे लिखा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील कहाँ पे है, तो बताएंगे कोलेरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अगले प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं, रुख चलते हैं। आगे लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी, एक मिनट, हाँ, कोलेरू झील स्थित है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। दोनों क्वेश्चन को दोबारा दे दिया है। आगे लिखा है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर स्थित है, तो हम बताएंगे यह तो आपका राजस्थान में स्थित है। आगे लिखा है सास्याम कोट्टा
शास्तामकोट्टा स्थित है, झील स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मूसी तथा भीमा सहायक नदियाँ किसकी है? तो कृष्णा की है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप तो असम में माजुली बनाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो बताएंगे माजुली ही है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बताएंगे ब्रह्मपुत्रा। आगे लिखा है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह जाकर समाप्त होता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो मानसरोवर से निकलती है, तो बताएंगे वो है सिंधु नदी। बिहार का दुख या शोक, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं, क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आती है और कई करोड़ों रुपए का, अरबों का नुकसान होता है। आगे लिखा है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है कौन? तो नर्मदा नदी निकलती है। सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। सिंधु नदी की उपनदी कौन नहीं है? तो भैया वो है आपकी गंगा नहीं है। आगे लिखा है एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो वो है भैया लूनी झील। आगे लिखा है अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न पर निर्धारण नहीं होता है अपवहन तंत्र का स्रोत। आगे लिखा है वह नदी जो प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो आप बताएंगे नर्मदा। कौन है? नर्मदा। और आगे लिखा है वह नदी जो प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, तो वो है आपका कावेरी। आगे लिखा है वह नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो वो है आपका गोदावरी। नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, तो बताएंगे कृष्णा नदी पे। जास्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदियाँ किसकी हैं? तो बताएंगे सिंधु की। वह नदी जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है, तो बताएंगे वो है आपका नर्मदा। आगे लिखा है यमुना नदी नहीं गुजरती है, तो गुजरात राज्य से। ठीक है, आगे लिखा है भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है, तो बताएंगे वो है आपका गोदावरी में। आगे लिखा है भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, तो वो है आपका अरवरी। कौन है? अरवरी को सबसे छोटी नदी भारत की मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, चलते मित्रों। और एक बार फिर से बता दूं कि चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल सके। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है मेरे मित्रों। इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो है आपका गोदावरी। आगे लिखा है वह नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है, तो माही है। गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, तो बताएंगे भीमा नहीं है। आगे लिखा है चंबल नदी के किनारे पर स्थित गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, तो वो है आपकी भीमा नहीं है। चंबल नदी के किनारे पर स्थित शहर नहीं है, तो बताएंगे वो है आपका जबलपुर। ये कौम नदी का नाम है। कौम नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? तो बताएंगे औरंगाबाद। ब्रह्मपुत्रा पर नहीं है महात्मा गांधी, मतलब पूछेगा महात्मा गांधी सेतु बांध जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर नहीं है। ठीक है, आगे थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी कौन है? तो वो आपकी लूनी है। ठीक है, लूनी नदी। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो ये लिखा है बेतवा जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। आगे अरब सागर को नहीं मिलती है, मतलब अरब सागर में कौन नहीं गिरती है? तो वो है आपका तुंगभद्रा नदी। आगे लिखा है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर क्या किया गया मेरे मित्रों? कुंभ मेला 2019 का आयोजन। 2019 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की लंबाई क्या है मेरे मित्रों? तो बताएंगे लगभग 2500 किलोमीटर। आगे लिखा है वह नदी जिसकी द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अही, इमरा और आवा, देखिए ध्यान से इसका नाम सुनिए, द्रि, मथुन, तमोर, एमे, अहो, एमरा, आवा, इसकी सहायक नदियां हैं दिवांग की। किसकी? दिवांग नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे लिखा है सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। आगे लिखा है वह नदी जिसका उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है, तो बताएंगे वो है कृष्णा नदी। आगे वह शहर जहां से होकर नेत्रावती नदी बहती है, तो वो है मंगलुरु। वो मंगलुरु दूसरा शहर है या बंगलुरु दूसरा है, तो मंगलुरु में है। आगे देखिए ध्यान से, आगे लिखा है कावेरी नदी का उद्गम होता है कहां से? तो बताएंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। आगे लिखा है मित्रों कि पूर्व से लेके पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, तो वो है आपकी माही। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बताएंगी गोदावरी नदी है। ठीक है, आगे बढ़िए। सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो बताएंगे मोहनजोदड़ो। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन है? तो बताएंगे वो है आपकी धनश्री। महानदी और गोदावरी के डेल्टा समृद्ध हैं, तो बताइएगा जलोढ़ मिट्टी से। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित कहाँ पे है? तो बताएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी में। आगे लिखा है वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो वो है आपकी सिंधु नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो बताएंगे वो है गोदावरी नदी। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों पर से उद्गम होता है, किसका होता है? तो बताएंगे नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है मित्रों। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों,
हाँ। हेलो। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और आपका अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि वह नदी जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है वो है आपकी लूनी। ठीक है, आगे लिखा है गंगा नदी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो बताएंगे भागीरथी नदी है। घाघरा और सोन सहायक नदियां किसकी हैं, तो बताएंगे गंगा की। वह नदी जो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है वो है आपका गोदावरी। आगे लिखा है गोदावरी नदी का स्रोत है तो त्रयंबकेश्वर। वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है तो वो आपकी नदी है कृष्णा नदी। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारत की एक प्रमुख एक मिनट सॉरी हाँ, भारत की एक प्रमुख बेसिन नहीं है तो वो है लूनी बेसिन। वह नदी जो समुद्र में नहीं गिरती है या नहीं मिलती है तो बात फिर से आएगी आपका बनास। और सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप स्थित है तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ये सही हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बताएंगे एमपी मध्य प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बताएंगे कौशिकी नाम है इसका। और आगे लिखा है गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है तो वो है आपकी बराकर आपकी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, भारत की बारहमासी नदी प्रणाली है तो वो है आपकी सिंधु नदी। और कावेरी नदी बेसिन भारत में विद्यमान है तो बताएंगे 3 राज्यों में। दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो वो है आपकी गोदावरी। और वह नदी जिसकी सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है तो वो है आपकी गंगा। कौन है, गंगा है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जिसको नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है वो है ताप्ती। आगे केरल राज्य की सबसे दक्षिणार्थी नदी है तो वो है नैयर नदी या नेयार नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो बताएंगे माजुली द्वीप। और वह नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तो वो है आपकी नर्मदा। वह नदी जो महाबलेश्वर से निकलती है तो बताएंगे कृष्णा नदी है। और एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है तो वो है आपकी अलकनंदा, प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो धनश्री हिस्सा नहीं है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो आपकी साबरमती। गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी कौन है, तो बताएंगे वो है आपकी गंडक। और वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तो वो है आपकी ताप्ती। कौन है मेरे मित्रों, ताप्ती है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आगे लिखा है कि भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है तो फियोर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। युवावस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण है जो गार्ज बनाती है। ठीक है, और उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन है, तो आप बताएंगे वो है चिल्का झील। और अब हम बात करेंगे भारत में नदी घाटी परियोजना के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं वह राज्य सरकार जिसने रिश्ता परियोजना की शुरुआत की, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश। किसने की, हिमाचल प्रदेश ने की। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो बताएंगे जोग जल प्रपात। आगे लिखा है मेट्टूर बांध अवस्थित है तो ये आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। कांडला बंदरगाह स्थित है तो बताएंगे कांडला जो है आपका गुजरात में स्थित है। भारत का वह राज्य जहां इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है तो बताएंगे वो है एमपी मध्य प्रदेश। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है तो बताएंगे कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। आगे लिखा है वह पदार्थ जिसका ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है वह है आपका हेमेटाइट। आगे लिखा है वह नदी जिस पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है तो वो है आपका चिनाब। और आगे लिखा है कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध विवाद का विषय है किसके किसके बीच, तो बताएंगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच ये विवाद का विषय है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और कुछ शानदार प्रश्नों के साथ। जी अगला क्वेश्चन है वह भारतीय राज्य जहां बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है तो वो है आपकी मेघालय में। आगे लिखा है तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर निर्मित बांध कौन है, तो मैट्यूर बांध है आपके किसमें, तो आपके कावेरी नदी पर मैट्यूर बांध। ठीक है, आगे लिखा है मैथन बांध कहाँ पे, तो मैथन बांध आपका झारखंड में है। हीराकुंड की बात करें, हीराकुंड बांध आपके महानदी पर स्थित है। और बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की तो यह आपका सतलज नदी पे है और आपका कहाँ पे है, तो पंजाब में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नर्मदा नदी पर बना बांध कौन है, तो नर्मदा नदी पर जो बांध है वो है सरदार सरोवर बांध। कूपों और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन है, तो वो आपकी नहरें हैं। फिर इसके बाद हीराकुंड बांध कहाँ बना है, तो मेरे मित्रों हीराकुंड भी महानदी पर
बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो वो नागार्जुन अर्जुन के साथ दोस्त कौन थे? तो कृष्ण भगवान थे, तो कृष्णा नदी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। आगे लिखा है कि नागार्जुन सागर बांध स्थित है, तो बताएंगे कृष्णा नदी। केरल में आगे लिखा है केरल में पलक्कड़ जिले में स्थित है, तो वो है आपका वलयार बांध। आगे लिखा है पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? तो ये आपके गोदावरी में बनाई जा रही है। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो बताइएगा पटना में। आगे लिखा है सलाल परियोजना का निर्माण किया गया, तो सर वो आपका सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पे। और यह है कहाँ पे? तो आप बता सकते हैं ये आपके है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू में। आगे लिखा है हीराकुंड बांध बनाया गया, तो महानदी पे बनाया गया है। और आगे लिखा है विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? तो किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, इसी वजह से किसान क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए अब यही बांध बनाना है, तो यहाँ की सारी जनसंख्या को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लोग इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अब हम बात करेंगे भारत के जलवायु और मिट्टियों के बारे में। ठीक है, भारत की जलवायु और मिट्टी देख लीजिए। वह राज्य जहाँ सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो बताएंगे तमिलनाडु में। आगे लिखा है कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। अरे सूखा तो आप ग्रामीण इलाके से हो तो आप जानते ही होंगे। आगे लिखा है आर्द्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसल कौन है? तो बताएंगे चावल है। आगे लिखा है पानी की अंतःस्रवण परकोलेशन दर सबसे कम कहाँ पे? तो बताएंगे मृण्मय मिट्टी में। ठीक है, मृण्मय मिट्टी में। आगे लिखा है रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है मेरे मित्रों। किसको? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखा है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। वह मिट्टी जिसमें गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं, उसे काली मिट्टी कहते हैं। आगे लिखा है भारत में खरीफ मौसम कब आता है? तो बताएंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ। आगे लिखा है वह राज्य जहाँ कीचड़दार या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है, तो वो है आपका एमपी। आगे लिखा है नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, तो बोलिएगा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का वह भाग जिसमें अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है, तो प्रायद्वीपीय पठार में। और आगे लिखा है जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में फैली हैं, और वर्तमान में देखिए 43 दे दिया है। ठीक है, तो ये डाटा बढ़ घट भी सकता है, तो याद आप रखेंगे 43 याद रखें। 44 भी आपको ऑप्शन में देगा, तो आप 44 लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के ऑप्शन आपके नज़दीक इतना ऐसे नहीं देगा कि 41 42 ऐसे नहीं देगा, वो 43 देगा, 45 55 देगा और 60 देगा, ऐसे अलग अलग देगा। आगे लिखा लेटराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम से क्या होती है? भरपूर होती है। कौन? लेटराइट मिट्टी एल्यूमिनियम और आयरन से भरपूर होती है। वह मिट्टी जिसके प्रकार खादर और बांगर है। देखिए खादर और एक खादर मिट्टी होती है, एक बांगर मिट्टी होती है, तो वो भैया एल्यूवियल का प्रकार है। एल्यूवियल एक मिट्टी होती है, उसी के दोनों पार्ट हैं। आगे लिखा है भारत का वह क्षेत्र जहाँ शुष्क मृदा पाई जाती है, तो आप बताएंगे वो है आपका राजस्थान। भारत के पंजाब में नहीं पाई जाती है, तो क्या नहीं पाई जाती है भैया? ऑप्शन रहा होगा, तो इस प्रकार काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ का काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भारत की वन और वनस्पतियों के बारे में। पहला क्वेश्चन है वन उत्पाद नहीं है, तो आप कहेंगे वन का उत्पाद कौन नहीं है मित्रों? तो वन का उत्पाद आपका मिट्टी का तेल नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो बताएंगे मिजोरम। आगे लिखा है हिमाचल की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान बुग्याल कहलाते हैं। वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक हैं मध्य प्रदेश। भारत की राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार वह राज्य जिसमें क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है, तो मिजोरम सही जवाब। भारतीय वनस्पति बीएसआई का मुख्यालय स्थित है, तो बताएंगे कोलकाता में। भारत में उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पर नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, और अब आ चुका है एनिमल, पशुपालन और कृषि से संबंधित है, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। ठीक है, हस्बेंड्री। आगे देखिए हस्बेंड्री। उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती खरीफ कृषि वर्षा ऋतु के दौरान, मतलब जो कपास की खेती जो होती है खरीफ के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे लिखा है पानी में उगने वाला वह पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रेसिपीज है जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला जलीय खरपतवार है, तो वो है भैया हायसिथ। क्या नाम है? हायसिथ इसका नाम है, याद रखेंगे। खरीफ कृषि ऋतु होती है, खरीफ कृषि ऋतु होती है कब से कब? तो बोलेंगे जून से लेके सितंबर तक।
आगे लिखा है कि शुष्क कृषि भूमि के लिए उपयुक्त फसल कौन है, तो बोलिएगा रागी है। आगे लिखा है जायद कृषि होती है अप्रैल से लेके जून तक। आगे लिखा है रबी फसल की अवधि अक्टूबर से लेके मार्च तक। आगे लिखा है उत्तरी भारत के राज्यों में बाजरे की खेती खरीफ कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो बताएंगे आपका वो आपका प्यारा प्यारा केरल है, करेला वाला केरल, ठीक है, याद रखेंगे। वो आपका कौन है, केरल है। वह खरपतवार जो सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है, उसे हम पार्थेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनियम कहते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वह वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है पूर्वोत्तर भाग में झूम के रूप में जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को। रबी फसलों की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य। ओडिशा में ब्रिंगा होता है। ब्रिंगा क्या होता है, तो यह झूम कृषि का स्थानीय नाम है। आगे लिखा है वह उत्पाद जिसको भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ, वो है दार्जिलिंग चाय। आगे लिखा है एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना आपकी किससे संबंधित है, तो बोलेंगे आप मिश्रित फसल प्रणाली से। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल कब है, तो वो है भैया आपके धान की और कपास की। आगे लिखा है भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित कौन है, तो वो है आपका अमूल दूध वाला बात है श्वेत। आगे लिखा है चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत में पाई जाती है, तो बोलेंगे केरल राज्य में। आगे लिखा है झूम कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, तो शिफ्टिंग कृषि भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट कर दी जाती है। और आगे लिखा है कि इसको गोल्डन फाइबर के रूप में, तो भैया गोल्डन फाइबर आपका पटसन, जूट, पटुआ जो आपको समझ में आएगा वो आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों कि 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो आपका भारत था। या तो सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम टपक सिंचाई कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। आगे लिखा है घनी वनस्पति भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्भवन वाले क्षेत्रों में की जाती है, तो बताएंगे वो होती है स्थानांतरित कृषि या खेती। आगे लिखा है 2018-19 की सीजन 19-20 में विपणन किए जाने वाले मार्केट में बेचने के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया, तो बताएंगे 1840 प्रति क्विंटल, ठीक है। वर्तमान में 85 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है और अब यह 1925 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। आगे भारत के दक्षिण भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में खेती की जाती है। किसकी की जाती है, तो बताएंगे तिल की। क्वेश्चन ध्यान देखें, रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ फसल। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी कौन है, तो काली मिट्टी है। वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों की एक को खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई थी, वो कहलाती है टोंगिया कृषि। आगे लिखा है पश्मीना कोमल प्रकार का ऊन भारत में पहली बार बुना गया था जम्मू और कश्मीर में। डॉक्टर MS राधास्वामी जुड़े हैं, तो बोलेंगे कृषि से जुड़े हैं। और आगे लिखा है चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी मिट्टी कौन है, तो बोलेंगे लेटेराइट मिट्टी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, तो बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी है। जायद मौसम के दौरान उत्पादन होता है किसका, तो बोलेंगे तरबूज का। आगे लिखा है रबी की फसल नहीं है, तो मक्का जो रबी फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है, तो बोल दीजिए भैया जौ नहीं है। मूंगा रेशम कीट का एक उत्पाद है, यह स्थानिक है असम राज्य के लिए। और आगे लिखा है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बोलिएगा MP मध्य प्रदेश में दालें सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा मित्रों कि भारत का वह राज्य जिसमें एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा कैलपोद का उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखेंगे भैया कैलपोद हम्पी महोत्सव कहाँ पे, कर्नाटक में होता है। और भैया कैलपोद भी कहाँ होता है, कैलपोद भी आपका कर्नाटक में ही होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। आगे लिखा है नीली क्रांति के जनक के रूप में हीरालाल चौधरी को जानते हैं। नीली क्रांति दुनिया को पता है, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, मछली से, लेकिन मत्स्य पालन। लेकिन नीली क्रांति के जनक बताइए, क्वेश्चन अलग आया कि नहीं आया, इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर आप खूब करिए। तो हीरालाल चौधरी को सिल्वर फाइबर क्रांति के संबंधित हैं, कपास से है ये, ठीक है। आगे कॉफ़ी की अरेबिका किस्म नहीं उगाई जाती है, उड़ीसा राज्य में। आगे लिखा है उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, तो बताएंगे वो है आपका खादर। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो बोल दिया गेहूँ उत्पादन से है। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर
पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं तो बताएंगे आप, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कृषि के संबंध में बारानी, ये बारानी जो लिखा है देखिए ध्यान से, बारानी शब्द का मतलब क्या होता है तो मेरे मित्र वो होता है तो वर्षा प्रधान खेती, मतलब ऐसी खेती जिसे वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है तो बताइए शिमला में स्थित है। और आगे लिखा है मत्स्य महाविभाग एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है तो बोलेंगी तूतुकुड़ी में। ठीक है, कहाँ पे, तूतुकुड़ी में ये आपका मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करेंगे भारत में खनिज संसाधन उद्योग। ठीक है, लिखा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ पे ग्रेफाइट का अधिक भंडार है तो बोल दीजिएगा आप कहाँ पे, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है कर्नाटक में। संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश होना चाहिए 25 लाख से अधिक नहीं। आगे लिखा है वह तेल रिफाइनरी जो खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित है तो बताएंगे नून माटी। आगे लिखा है गौड़ जनजाति का साम्राज्य था तो बताएंगे आप गढ़कटंगा। गढ़कटंगा गौड़ जनजाति का क्या था, साम्राज्य था। आगे लिखा है भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है तो बोलेंगे उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। आगे लिखा है भारत के इस्पात संयंत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो बोलेंगे टिस्को नहीं आता है। कौन, टिस्को नहीं आता है। आगे बढ़ते मित्रों और अब हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट जो है, पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है तो बोलिएगा उड़ीसा है। कौन है, उड़ीसा है। आगे लिखा है उच्चतम गुण वाला कठोर कोयला कौन है तो वो है एंथ्रासाइट। श्रम गहन उद्योग है तो बोल दीजिएगा चाय। आगे लिखा है भारत में 2012 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना स्थापित किया था तो वो कहाँ है, JN टाटा ने। ठीक है, आगे लिखा है बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है कहाँ पे तो बताइएगा उड़ीसा में है। वह खनिज जिसको बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है तो वह है आपका कोयला। अच्छा, ब्यूरिड लिखा है ना, ब्यूरिड सनशाइन। वह खनिज जिसको मूर्खों का सोना कहते हैं वो पायराइट है। क्या है, पायराइट है। आगे लिखा है यूरेनियम के भंडारों के लिए खाना जाता है, यूरेनियम के भंडारों के लिए खाना जाता है कहाँ से तो जादूगोड़ा। ठीक है, भंडारों के लिए जाना जाता है। अच्छा, यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है वो है आपका जादूगोड़ा जगह का नाम होगा। आगे लिखा है सिक्किम की जनजाति है, सिक्किम जनजाति क्या है, भूटिया है। और आगे लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रमुख किस्में हैं तो बोल दीजिएगा नीलम और रूबी। नीलम और रूबी आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। तांबा खनिज है किसका तो बोल दीजिएगा अजूराइट का। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मित्रों सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है तो जो सलेम है मेरे मित्रों वो आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कहाँ का, एक मिनट, सलेम इस्पात संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है तो बोलिएगा उड़ीसा। आगे लिखा है भारत में पहली कॉटन मिल स्थापित की गई थी कहाँ पे तो मुंबई शहर में। आगे लिखा है मित्रों मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाने वाला तत्व है तो बताएंगे कॉपर। आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है तो बोलेंगे मिर्जापुर। आगे लिखा है मित्रों कि भारत का वह खदान जहाँ सोने के भंडार पाए जाते हैं वो है आपका कोलार। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है तो बोल दीजिएगा राजस्थान है। आगे लिखा है भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक है तो बोल दीजिएगा क्या बोल रहे हैं इसको, इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक कौन है तो पश्चिम बंगाल है। और झारखंड के सिंहभूमि जिला में जादूगोड़ा के महत्वपूर्ण खान है तो बोलिएगा यूरेनियम की महत्वपूर्ण खान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आगे लिखा है कि वह क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तो बोलिएगा वो क्षेत्र आपका कौन है तो वो है मेरे मित्रों आपका झरिया। कौन है, झरिया है। 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल में शुरू की गई थी तो बम्बई में। आगे लिखा है एक नवरत्न कंपनी इंडियंस इंडिया लिमिटेड। और आगे लिखा है भारत का वह राज्य जहाँ से खुर्जा मिट्टी के बर्तन उपलब्ध हैं तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश। आगे लिखा है अपतटीय ऑफशोर पेट्रोलियम भंडार है तो बोलेंगे मुंबई हाई। और आगे लिखा है बम्बई और कश्मीर और जम्मू के बंजारे हैं कौन है तो वो हैं आपके गुज्जर और एक है बकरवाल। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं धीरे से अगले सेट की तरफ। अब बात करते हैं भारत में परिवहन की क्या विशेषता है या
अब बात करेंगे गोंड जनजाति का साम्राज्य था तो वो है गढ़ कटवा। कौन है? गढ़ कटंगा है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है तो उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। भारत में इस्पात संयंत्रों में से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो टिस्को नहीं आता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। उच्चतम गुण वाला कठोर कोयला कौन है? तो बताएंगे एंथ्रेसाइट है। श्रम गहन उद्योग है आपका चाय। और आगे लिखा है भारत में 1912 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना स्थापित किया था JN टाटा जी ने। आगे लिखा है बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक कहाँ है? तो उड़ीसा में है मित्रों। और वह खनिज जिसको बरीड सनसाइन या ब्यूरिड सनसाइन के नाम से जाना जाता है तो कोयला है, ठीक है। और वह खनिज जिसको मूर्खों का सोना कहते हैं उसे हम पायराइट के नाम से जानते हैं। तो बढ़ेंगे आगे की तरफ और अब बात करेंगे हम यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है जादू, वो है आपका कौन है? तो आपका जादू गोड़ा है। सिक्किम की जनजाति भूटिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में आपकी नीलम और रूबी हैं। आगे तांबा खनिज कहाँ का है? तो अजूराइट है। और भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। सलेम इस्पात संयंत्र स्थित है तो बोलेंगे तमिलनाडु में। भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है तो बोलेंगे उड़ीसा, ठीक है। आगे लिखा है भारत में पहली कॉटन मिल स्थापित की गई थी तो बंबई में की गई थी। आगे लिखा है मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो बोलिएगा कॉपर है। वह स्थान जहां पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है तो मिर्जापुर। भारत का वह खदान जहां सोने के भंडार पाए जाते हैं तो कोलार बताएंगे। और भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में चांदी का सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो आप बताएंगे राजस्थान, अर्थात राजा का स्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को और देखते हैं मित्रों, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से। लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक तो पश्चिम बंगाल है। झारखंड के सिंह भूमि में जिला के जादूगोड़ा में महत्वपूर्ण खान यूरेनियम की है। और वह क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तो वो है आपका झरिया। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ पे हुई? तो बंबई में हुई थी। और एक नवरत्न कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। भारत का वह राज्य जहाँ से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित है तो यूपी है। और अपतटीय ऑफशोर जो है पेट्रोलियम भंडार कहाँ है? तो मुंबई हाई में है। और आगे लिखा है जम्मू और कश्मीर के बंजारे कौन है? तो बोलेंगे आप गुज्जर बकरवाल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब बात आती है भारत में परिवहन के बारे में। लिखा है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग तो आप बताएंगे पीर पांजाल। वह बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है तो बोलेंगे कामराज। भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक लक्षित परियोजना कौन है? तो बोलिएगा सागरमाला कार्यक्रम। परिवहन सुविधा के संदर्भ में भारत की स्वदेशी स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम है तो बोलेंगे आप स्वागत इसका नाम है। आगे लिखा है अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिण तटीय रेलवे जोन का क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय स्थित है बोलेंगे विशाखापट्टनम में। छोटे शहरों और कस्बों को देश के हवाई मानचित्र पर लाकर क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देने की योजना का नाम बोलेंगे उड़ान, ठीक है। वह नदी जिसको तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं वो है आपकी बांग्लादेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। लिखा है परिवहन दुविधा के संदर्भ में भारत की पहली स्वदेशी किराया संग्रहण प्रणाली को नाम दिया गया है वो है आपका स्वीकार, ठीक है। आगे लिखा है विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है तो वो है आपका महाराष्ट्र है। पहला बंदरगाह जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया तो वो था आपका कांडला बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है तो बोलेंगे महाराष्ट्र में। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो बोलिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन स्थित है वो है पश्चिम बंगाल। आगे लिखा है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है तो वो है कंटेनर पोर्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आगे लिखा है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पत्तन का नाम क्या है? तो बोलेंगे कोलकाता पत्तन। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्माण बंदरगाह है तो बोलिएगा मोरमुगाओ। कौन है? मोरमुगाओ। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो बोलिएगा विशाखापट्टनम। और परिवार का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो बोलेंगे परिवहन ने बोल दिया। परिवहन का सबसे सस्ता साधन आपका जलमार्ग है। और आगे लिखा है भारत का दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि देखेंगे ध्यान से। लिखा है कि
भारत का दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में, हो गया ये, ठीक है। अब बढ़ेंगे 1948 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने। मूंगा सिल्क संबंधित है किससे, तो बोलेंगे ये आपका असम से संबंधित है। आगे लिखा है मेरे मित्रों कि देश के प्रमुख शहर जो स्वर्णिम चतुर्भुज के राजमार्गों से जुड़े हो, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और आपका फिर दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, कौन, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। राजा झांसी सांझी लिखा है, राजा झांसी होना चाहिए, राजा, एक मिनट कुछ गलत है ना, नहीं राजा सांसी है, सॉरी, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, बोलिए तो भैया कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये भैया आपका अमृतसर में है, ठीक है। आगे लिखा है मित्रों कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है, तो बोल दीजिएगा आप रायपुर। आगे लिखा हुआ बंदरगाह जिसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कांडला, ठीक है। और आगे लिखा है मूरगांव पोर्ट स्थित है, तो बोलेंगे आप कहाँ का, गोवा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, और अब बात करते हैं हम सबसे इस अध्याय का अंतिम चैप्टर है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। पहले क्या, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, कौन है, कवरत्ती है। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा की सीमा से नहीं जुड़ा है, तो जम्मू और कश्मीर है। वह राज्य जिनके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो वह है आपका उड़ीसा। इसलिए आपको ऑप्शन ध्यान से, आप सबसे पहले मैप देख के जाइएगा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश जितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है उनकी संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 5 है। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, तो ये था 1963, ठीक है। आगे लिखा नवंबर 2019 तक तेलंगाना भी राजधानी साझा करता है आंध्र प्रदेश के साथ में। और आगे लिखा है रामेश्वरम शहर कहाँ है, तो बोलो तमिलनाडु में है। ऊर्जा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन नहीं है, तो बोलेंगे रामागुंडम, ये विद्युत ऊर्जा का सेक्टर आ गया। आगे लिखा है जून 2019 तक ब्रिटेन की स्थिति के अनुसार भारत का वह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है वह है कुडनकुलम। और सबसे लास्ट है कि मुद्रा पावर प्लांट स्थित है, तो बोलेंगे गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में आपको स्थित है मुद्रा पावर प्लांट स्थित है गुजरात में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मित्र आगे, और अब बात करेंगे भाषा के बारे में, ठीक है। भाषा लूसी बोली जाती है कहाँ पे, तो बोलिएगा लूसी जो है मिजोरम में बोली जाती है। वह भाषा हिंद आर्य, जिसे हम इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, तो ये आपका मुंडा से रिलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं विविध के बारे में। लिखा है वह स्थान जहाँ पर तरंग ऊर्जा परियोजना की पहली प्रतिकृति संस्थापित की गई थी, वह है विझिंगम। आगे लिखा है अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन था, तो वो है आपका दक्षिण गंगोत्री में। आगे लिखा है माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय, तो प्रियंका मोहिते। आगे लिखा है आईसीसी लिमिटेड का मुख्यालय, तो बोलिएगा कोलकाता में। आगे लिखा है भारत की विशाल घाटी कहाँ जाता है, किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे गांधी कोटा की विशाल घाटी। वह भारतीय शहर जिसको अपनी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है, वो है आपका नागपुर। फ्लोटिंग फुमदिस पाए जाते हैं नागपुर में। आगे लिखा है मित्रों कि असम के पारंपरिक घरों को स्टील्स पर क्यों बनाया जाता है, तो लिखेंगे बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा बचने के लिए। आगे लिखा है 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर उभर कर आया, तो क्या आया, तो बोलेंगे न्यू मूर द्वीप आया। द इम्पीरियल फास्टेस्ट रिजर्व रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी मित्रों। अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे लिखा है मित्रों जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, तो मणिपुर का है। आगे सिक्किम राज्य का प्रमुख पशु कौन है, तो लाल पांडा है सिक्किम का। शेर की पूंछ जैसे मैकाल को बियर्ड लंगूर भी कहा जाता है। अच्छा, कुल मिला के बियर्ड लंगूर को क्या कहते हैं, लंगूर को हम कहते हैं भैया, ठीक है, शेर की पूंछ जैसी इसकी टेल होती है, ठीक है। भारत का वह राज्य जिसमें उदवाड़ा शहर में ईशान शाह अताब बहराम स्थित हैं, और तो वो है भैया आपका क्या है, गुजरात आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है कि भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदियाँ पुल भी कहा जाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। आगे लिखा है मध्य प्रदेश राज्य में के चंचल संभाग के 3 जिलों में स्थित नहीं है, तो बोलेंगे छिंदवाड़ा स्थित नहीं है। आगे लिखा है महाराष्ट्र में स्थित गुफा है, तो वो है आपकी एलोरा। आगे है गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया, तो वो है आपके जॉर्ज व्हीटन ने कहा। और वह राज्य जिसको कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया, कर्नाटक का। और आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों,
एक पूर्वी तट चंपारण है तो बताएंगे ये है आपका हल्दिया में। तो इस प्रकार मेरे मित्र हमने तीसरे चैप्टर को जो हम बता रहे थे आपको भूगोल को भी पहले पहले विश्व का भूगोल और फिर बाद में भारत के भूगोल को भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे मित्रों हम अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे मेरे मित्र अगली वीडियो में अर्थव्यवस्था के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को मेरे मित्रों शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कंटेंट अगर पसंद आता हो तो कम से कम आप ज़्यादा नहीं, बस आप एक सब्सक्राइबर हमको दे दीजिए और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।